तो वर्मा जी कैसा चल रहा है? कोई विशेष नहीं साहब, नॉर्मली चल रहा है। अच्छा। आप हमारे वो देख पा रहे हैं जो आजकल हम नए इनिशिएटिव क्राइम फ्री भारत लेके आया है, एक ऊर्जा सेंटर का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा आया है। और वो कह रहा है कि कैसे हम जो है इसमें बदलाव लाएंगे। वो कुछ सुना हम्म। आपने क्या? थोड़ा बहुत देखा है, बाकी पूरा टोटली नहीं देख पाया। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि उस कॉन्सेप्ट के तहत हम सभी लोगों को जोड़ पाएंगे, सभी समाजों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को भी। और हाँ। एक बहुत बृहद कॉन्सेप्ट हम ला पाएंगे। हम्म। क्योंकि देखो, एक मूल मुद्दा हम सब लोगों को समझना पड़ेगा जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हम्म। और वो मुद्दा है कि क्या हम सही मायने में आजाद हैं। हाँ। मेरा ऐसा मानना है, इतनी लंबी सेवा काल के साथ सब चीजों को समझने और देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम बिल्कुल आजाद नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और आजाद ना होने के पीछे कारण ये है कि हमारे नेहरू जी ने गुलामों वाली व्यवस्था जो अंग्रेजों ने पैदा की थी उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल। और उन नियम कानूनों का ग्राउंड पर जो है क्रियान्वयन कराने के लिए जो व्यवस्था थी, चाहे वो हम्म। 1861 के एक्ट के तहत क्रिएट की गई हो पुलिस हो, चाहे हम्म। ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो, यह सब हम्म। अंग्रेजों के द्वारा गुलामों पर शासन करने वाली व्यवस्था थी। इस हम्म। व्यवस्था को भी एज इट इज जो है अडॉप्ट कर लिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना? अब हाँ। तीसरी बात है कि उसके ऊपर जो ट्रांसफर ऑफ पावर जिनको मिला, जिसको हम पॉलिटिकल वो कंपोनेंट कह सकते हैं, हाँ। उसमें भी हमने षड्यंत्र किया। हम्म। मतलब षड्यंत्र लगातार किए हैं, एक के बाद एक के बाद दूसरा तीसरा। जैसे पहला षड्यंत्र हम मानते हैं कि आपको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, हम्म। और ट्रांसफर ऑफ पावर चुनिंदा व्यक्तियों को किया गया जो अंग्रेजों ने तय किया था। बिल्कुल सही कहा। जैसे जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिलने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने एडमिना माउंटबेटन और उन सब चीजों का उपयोग करके गांधी जी पे दबाव बनाकर वह वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष भी बना और इस देश का प्रधानमंत्री भी बना। हाँ। हाँ। आप बताओ, वो ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने रेड क्लिफ नामक वकील को जहां चाहा आजादी से लाइन खींच लेने दी, और छोटी मोटी भी जो है सतर्कताएं नहीं रखी। हम्म। जैसे जो धर्म स्थान आपके जो है सिद्धा के केंद्र जो ना 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे पीछे हैं, तो वो भारत में रह जाएं ये भी ध्यान नहीं दिया गया। हाँ। 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 अब आप ये देखिए, 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन के तहत हिंदुओं की हत्याएं की गई थी, हम्म। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, हम्म। बड़ी संख्या में न केवल नरसंहार बल्कि धर्मांतरण भी किया गया, और क्या क्या नहीं किया गया, ये मतलब सिर्फ जो उसका अध्ययन करेगा उसको ही समझ में आएगा कि कितने अत्याचार उस समय हुए। हम्म। हम्म। और उसके बैकग्राउंड में जब आप 1947 में दो देश पैदा कर रहे हैं, तो ये अनुमान लगाना एक बच्चे के लिए भी आसान था कि इसमें हत्याएं होंगी, बलात्कार होगा, लोगों को जान बचाना मुश्किल होगा। तो देश के प्रधानमंत्री को क्या ये सतर्कता नहीं रखना चाहिए थी कि वो ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसे एसओपी, जैसे प्रोसीजर को ग्राउंड पर उतारे, हम्म। जिससे पाकिस्तान से जो हिंदू को भारत आना था या हिंदुस्तान से जो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था, वो हम्म। सुरक्षित पहुंच सकें और हम्म। वो हो पाए। वो आप मानते हैं कि नहीं? नहीं। तो हाँ। इतनी भी सतर्कता नहीं बरती गई, और लोग बाग जो है ना वही हुआ जिसका डर था। लोग बाग मर कट के यहाँ पहुंचे। ठीक है ना? बिल्कुल। आपको तो ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, आपने अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के रखा। हम्म। आपने तीनों जो है आर्मी के तीनों चीफ जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे वो अंग्रेज बने रहे। हाँ। हाँ। आपने जो है
संविधान जिसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने भारतीयों पे शासन करने के लिए ही तो बनाया था ना। बिल्कुल। तो उसको अडॉप्ट कर लिया। उसमें भी आर्टिकल 333 जैसे आर्टिकल डाल दिए जिसमें एंग्लो इंडियन के लिए जो है ना आपने 2 सीट पार्लियामेंट में और 1 सीट विधानसभा में आरक्षित की। ऐसा आपने घृणित काम किया, ठीक है ना। फिर अपन ने जैसा कहा कि आपने अंग्रेजों के नियम कानून एज इट इज अडॉप्ट कर लिए, व्यवस्था भी एज इट इज अडॉप्ट कर ली, और फिर जो एक पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम बनाया जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत बनाया, वो इतना घटिया और बिना सावधानी के बनाया या दुष्टतापूर्वक बनाया कि वो आज जो है प्राइवेट कंपनियां और पारिवारिक कंपनियां बन गई हैं ये पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते आप? बिल्कुल 100%। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि ये प्राइवेट कंपनियां जो पॉलिटिकल पार्टी बन गई हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक ढंग से चल रही हैं? सर मेरा तो इसमें एक दूसरा निवेदन है। अच्छा, फिर अपन ये देखें कि ये टिकट कैसे बांट रही हैं। तो ये पैसे लेके टिकट बांट रही हैं। ये जो है ना अपने नेताओं के बड़े बच्चों को जो है ना टिकट दे रही हैं जिनके इतनी ढंग से दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। जाति और धर्म के आधार पर, नॉट भारतीयता के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकट नहीं बांट रही हैं और जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांट रही हैं। आप ये देखिए, दूसरे पार्टी से जो अपने स्वार्थ के लिए लोग बाग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, उन्हें आप टिकट भी दे रहे हैं, मंत्री पद भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। और इसके बाद बड़ी संख्या में अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं। ये तो हो गया है इन पॉलिटिकल पार्टी का चरित्र। अब एक मिनट हम ये बात देखें कि जिनको वोट देके हम जिता रहे हैं, तो क्या हम वोट देने वाले गुलाम हैं या जो लोग जीत रहे हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं? आपका क्या मानना है? नहीं, गुलाम है हम वोट देने वाले। तो हम वोट देने वाले गुलाम कहलाए, और क्योंकि हम वोट देने वाले गुलाम हैं तो हमें गरीब रखना इनकी मजबूरी है, तभी हमारे ये वोट को खरीद पाएंगे। साहब, जनता के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता तो रही नहीं, राजनीतिक प्रतिबद्धता उनके प्रति रही जो सत्ता दिलाने में सहभागी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे गुलामों, हम जैसे गुलामों के वोट से जीत के हमारे जनप्रतिनिधि कहलाए, उन्होंने हमारे प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं रही। वो उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहे और एक डरे हुए प्राणी भी रहे। मतलब उन्होंने हमारा पक्ष ना तो जो है पार्टी व्हिप के कारण, पॉलिटिकल व्हिप के कारण ना तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हमारा पक्ष रखा, और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन के नाम से डर के कारण उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर भी हमको रिप्रेजेंट नहीं किया। बिल्कुल सही है कि नहीं? तो अब जब ऊपर की सत्ता भी डेमोक्रेटिक नहीं है, नियम कानून गुलामों के हैं, और उन नियम कानून के क्रियान्वयन के लिए जो मशीन है वो लॉर्डशिप वाली मशीन है, जो आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, जो चाहे वो निर्णय ले तो ठीक, ना ले तो ठीक, घूस खा के निर्णय ले तो ठीक, और वो जो गलत काम कर देंगे उसको ठीक करने में आपकी एड़ियां घिस जाएंगी, आपकी जो है चप्पलें घिस जाएंगी, और आपको खीसे में पैसा होगा तो भी जो है ना आपको न्याय नहीं मिलेगा, और खीसे में पैसा नहीं है तो न्याय मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। साहब, न्याय मिलना बहुत दूर की बात है, न्याय के दरवाजे तक पहुंच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। यदि जेब में खीसे में पैसे नहीं है तो आप न्याय में के मंदिर में पहुंच ही नहीं पाएंगे आप। बहुत सही बात आपने कही। तो कुल मिला के ये बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी कि हम जो है गुलाम हैं, वोट देने वाले गुलाम हैं, और ये वोट देने वाले गुलाम होने से ये हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है, हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। जैसे उसमें जो है उनका काम है कि फिर हम फ्रीबी से आपको मूर्ख बनाएं, आपको दारू का आदी बना दें जिससे आप निकम्मे हो जाएं, आपको जो है साड़ी देके, पैसे देके और दारू देके वो जो है आपके वोट को कब्जे में ले पाएं और सत्ते में काबिज बने रहें।
जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई कराकर अपने वोट बैंक बना के अपन सत्ता में काबिज रहे, क्या हम इस घिनौने षड्यंत्र के शिकार नहीं हो गए हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, बल्कि हम तो एक तरीके से इस्लामिक आतंकवाद को पिछले 1000 साल से हमारे यहाँ जो प्रश्रय दिया जा रहा है उसमें सहभागी बनाया जा रहा है हमको जबरदस्ती। देखिए, मिडिएवल समय में ये कल्चर रहा है कि लोगों ने अपनी जो है ना प्रभुत्व को दर्शाने के लिए दूसरों को कुचला, उनकी जो है ना महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनकी रानियों और पत्नियों को जो है ना कब्जे में करके अपने जो है ना रखेल बनाया, राइट। और मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। ये भी कहीं ना कहीं प्रभुत्व दर्शाने का एक चरित्र रहा है, भोला चरित्र, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। यदि उस समय आप में ताकत होती तो कुछ आताताई, कुछ आक्रमणकारी आए, क्या आप ऐसा होने देते? नहीं होने देते, नहीं होने देते। तो चूंकि हम उस समय निर्बल थे, इसलिए हम अपने आप को नहीं बचा पाए, अपने लोगों को नहीं बचा पाए, अपनी महिलाओं को नहीं बचा पाए, उनका बलात्कार होने से भी नहीं बचा पाए, और उन्हें यहाँ से ले जाकर 2-2 दीनारों में स्तूप लगा के जो है ना मीनार बना के और स्तंभ लगा के उनको बेचने के लिए भी हम उनको बचा नहीं पाए। हमारे मंदिर मस्जिद टूट गए, मंदिर टूट गए और उनमें मस्जिदें बन गई, हम कुछ कर नहीं पाए, ठीक है ना। अब हम उसे कल्चर, मेडिएवल हिस्ट्री और ये वो उस समय का ऐसा ही था, ये सब बकवास है। उस समय का ऐसे इसलिए था क्योंकि वो बलशाली थे और ऐसा कर पाए, राइट। अब आज आप स्वतंत्र हो गए हैं, तो स्वतंत्र होने का जो भी आपको औनी पड़नी गुलामी वाली जो भी आजादी मिली, उसमें भी क्या जो है हमारे नेतृत्व का पहला प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए था कि जिसको हजारों साल से, 1000 साल से कुचला गया है, हम उसे जीवित करें? तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की किसे जरूरत थी? आम आदमी को, सनातन धर्म को, राइट। और सबसे ज्यादा दोबारा जो है ना उसको पुनर्जीवित करने का, जहां कहीं नॉलेज बिखर गया था उसको इकट्ठा करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी वैदिक ज्ञान को, जिनको इन्होंने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में 3-3 महीने तक जलाया इन दुष्टों ने, राइट। लेकिन नेहरू जी ने क्या किया? इसका उल्टा किया, मुस्लिमों की तुष्टीकरण किया। अब आप ये बताइए, 1991 में नरसिम्हा राव के सरकार के समय जो एक्ट बन के आया, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, ये 8 सेक्शन का छोटा सा 1.5 पेज का एक्ट है। उसने, आप ये बताइए, जो आताताइयों ने ये घिनौने काम किए जिसकी अपन अभी चर्चा कर रहे थे, ये क्या भारत माता के चेहरे पे बदनुमा जख्म या घाव नहीं है? बिल्कुल है, राइट। अब जो है ना हमने 1991 का जो है ना एक एक्ट बनाया कि भाई 15 अगस्त 1947 के पहले जो जगह जैसी यूज होती थी वैसे ही यूज होगी, और कोई कोड सेक्शन 4 के तहत संज्ञान नहीं ले सकेगा। मतलब आपको जो जख्म दिए गए हैं, इसमें न्याय की गुहार लगाने से भी आपको वंचित कर दिया है। इससे घृणित और कोई काम हो सकता था कि नहीं हो सकता था क्या? बहुत ही मतलब शेमफुल एक्शन है, बहुत ही घृणित, घिनौना, जिसमें जो हजारों साल से दमन किए गए हिंदूज हैं उनको आपने उसी तरीके से रहने के लिए मजबूर किया, और उन्हें जो है न्यायालय के मंदिर में गुहार लगाने से भी वंचित कर दिया। बिल्कुल। मतलब वैसे तो आप रहे हुए ही रहोगे, आप गुहार भी नहीं लगा सकते हो, कोई न्यायालय आपको सुन नहीं सकती है, न्यायालय पे ये प्रतिबंध कर दिया। और हम सब लोगों को सुब्रमण्यम स्वामी का तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति नहीं होता तो कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट जो 2005 में भी आप पर थोपने की कोशिश की गई, 2011 में भी आप पे थोपने की कोशिश की गई, वो आपके ऊपर थोप दिया जाता तो आप अपने ही देश में जिंदा नहीं रह पाते, आप एक लाश बन गए होते थे। इतना घिनौना कानून है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसे आप पढ़िए, देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट।
हाँ तो सही है। ये तो इन्होंने जो पहले किया, कब्जा किया, फिर इसके बाद एक घिनौनी कार्रवाइयां की। यदि जो है सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि उन पर लगातार आक्रमण हुआ। मुसलमान भी जो हिंदुस्तान में हैं, वो तो हिंदुओं को ही बर्बरता पूर्वक मुसलमान बनाया गया। हम्म। तो देखा जाए तो उनके साथ भी अत्याचार हुआ। वो मालूम नहीं किस मुगालते में खोए हुए हैं और इस मैंने उनको करेक्टर सही को नहीं स्थिति से पहचान अवगत ही पा नहीं रहे हैं। करवाया गया। हेलो। हाँ, उनको सही स्थिति से अवगत ही नहीं करवाया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो है 200% ठीक कह रहे हैं कि उनका जो है तथ्यों से उनको बार बार यदि हम कन्फ्रंट करते तो उनके अंदर की चीज जाग जाती, नंबर वन। और दूसरी बात है, हाँ। हमारा ये कहना है कि धर्म को मानने की हमने संविधान के आर्टिकल 25 के तहत आजादी दी है। जिसको जो धर्म भी अच्छा लग रहा है वो माने, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ यदि हाँ। किसी को इस्लाम अच्छा लग रहा है माने, किसी को क्रिश्चियन अच्छा लग रहा है माने, किसी को जो है ना हिंदू अच्छा लग रहा है माने, किसी को जो है ना जो कुछ लग रहा है वो उसको माने, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे इस बात में बहुत ज्यादा आपत्ति है, यदि कोई हमारे गले में तलवार रखे और कहे कि साहब आप हमारी बात मानो, हमारा धर्म मानो, नहीं तो हम आपका गला काट देंगे, और गला काट के हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। ये आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो इसे एक जघन्य अपराध नहीं बनाया जाना चाहिए कि जहां कहीं ये बात कही जाती है वो एक बड़ा संज्ञेय अपराध होगी, नॉन अवेलेबल होगा, 10 या 15 साल की सजा होगी और संपत्ति जब्त होने का प्रावधान किया जाएगा। यदि हम ऐसे सशक्त जो है ना कानून का निर्माण करेंगे तो कोई भी ऐसे घृणित जो है चीजों को ना मदरसों में पढ़ा पाएगा, ना मस्जिदों में कह पाएगा। बिल्कुल किया जाना चाहिए, इसके प्रति जनमत तैयार किया जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जनमत हम अलग तरीके से, वो उस मुद्दे पर अभी अपन आते हैं। अभी अभी अपन जो है ना, देखिए जैसे हम लोग बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। हमें जो है एक जो क्राइम फ्री भारत में हम लोग कह रहे हैं, जिसके लिए हमने एक ड्राफ्ट कानून भी बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। उसका पूरा नाम तो नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 है, राइट। उसका हमने एक निक नेम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। अच्छा। हाँ, और डिजिटल चित्रगुप्त को हमने भगवान के चित्रगुप्त से लिया है। तो भगवान भी के पास एक चित्रगुप्त है जो अकाउंटेंट जनरल है, यूनिवर्स के पूरे क्लिप उसके पास पहुंच जाते हैं। जब कोई मरता है तो वो उसको क्लिप दिखाता है और उसके साथ बैठ के चर्चा करता है कि बताइए आपने पाप किया या पुण्य किया। उसके हिसाब से स्वर्ग और नरक जो भी है उसका निकाल वो जो ना वो करता है, राइट। तो क्या वो भगवान का चित्रगुप्त आपकी क्लिप आपकी बीवी को या पड़ोसी को दिखाता है? कहाँ दिखा पाता है? नहीं दिखाता है। तो वो आपकी राइट टू प्राइवेसी को मानता है कि नहीं मानता है? मानता है। तो हमने जो डिजिटल चित्रगुप्त बनाया है उसमें भी आपको राइट टू प्राइवेसी की गारंटी दी है। और जिसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कंटेंट की यदि खबर होगी, यदि वो इंटेंडेडली और अनइंटेंडेडली भी यदि किसी से इलीगली शेयर करेगा तो जेल में सड़ जाएगा। ऐसा पावरफुल राइट टू प्राइवेसी। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने लाउड स्पीकर का बहुत अच्छा काम किया, राइट। बिल्कुल। हमारा कहना है कि लाउड स्पीकर को भी बदल के हम उसमें ब्लूटूथ डिवाइस क्यों ना लगा दें, वाईफाई डिवाइस क्यों ना लगा दें, जिससे कि जो भी चीज आप कहना चाहते हैं, जो उस समय सुनने की इच्छा रखता है, वो ईयरफोन लगा के सुने। ठीक है। जिससे कि बाहर का कोई प्रदूषण ना हो, नॉइस प्रदूषण ना हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, ना अजान से हो, ना तकरीरों से है, ना उपदेशों से हो, ना भजन कीर्तन से हो, राइट। और ना ही जो है बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के रोड पे प्रदर्शन होना चाहिए। तो आप रोड पे निकलना भी चाहते हैं तो आप ब्लूटूथ डिवाइस लगाइए, जिसको सुनना है वो सुने, बाकी दुनिया को क्यों परेशान कर रहे हैं आप। सही बात है। और यदि उसका कंटेंट जो है
वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास रियल टाइम बेसिस में क्लाउड सर्वर पे पहुंच जाता है और उसके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिठा देते हैं कि आपने कोई भी बात संविधान के विरुद्ध कही जो कि एक आपराधिक कृत्य की कैटेगरी में आता है, तो डिजिटल चित्रगुप्त बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज करा देगा, राइट। ठीक और है। आपका जो एविडेंस है उसको भी जो है पुलिस को और कोर्ट के पास भेज देगा। और क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर या पुलिस कोई भी आपको अरेस्ट करके जो है आपको 30 दिन में जो है बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट होके आपको सजा भी मिल जाएगी और आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। तो जितनी भी अभी वर्तमान में लचर व्यवस्था के कारण गड़बड़ी हो रही है और चोरी और सीना चोरी हो रही है, वो सब बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। हर व्यक्ति, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति शांति से जी पाएगा, वो अपने पोटेंशियल को विकसित कर पाएगा। बात मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। हाँ। तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो तो हमारे प्रतिनिधि हैं नहीं, राइट। वो तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं, या सत्ता में बैठे रहने का उनको खून लग गया है, तो वो अपने एजेंडा के हिसाब से सिलेक्टिवली काम करेंगी और उसमें आपका हित और राष्ट्रीय हित बाद में है। वो लंबे समय तक कैसे सत्ता में बने रहें, यह गुणाभाग उनका जो है ना प्रेरणा और ऑब्जेक्टिव का कारण बनता है। ये बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानता हूँ। तो आप जो भी परिवर्तन लाएंगे, चाहे आपने नियम कानून को जनोन्मुखी बनाना हो, चाहे जो आज का पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की व्यवस्था है उसे जो है ज्यादा अकाउंटेबल, पारदर्शी, और यदि वो कोई गलत निर्णय जानबूझ के लेते हैं तथ्यों को नजरअंदाज करके, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी के सहित कंपनसेशन देने का जैसा प्रावधान किया जाए। ये सब काम यदि हमें करना चाहते हैं तो क्या हम चक्का जाम करके या कोई आंदोलन करके ये बदलाव ला सकते हैं क्या? चक्का जाम और आंदोलन से तो ज्यादा अच्छा तो है लोगों को अवेयर करके उनको एक्टिव करके किया जाए। नहीं, तो एक्टिव करने का हम दूसरा मॉडल लेके आ रहे हैं ना। हैं? एक्टिव करने का हम उससे अच्छा मॉडल लेके आ रहे हैं। हाँ। तो हमें एक्टिव करने के लिए सब जो है ना काम नहीं करना है, लोगों को दिक्कत में नहीं फंसना है। आपने चक्का जाम किया था, आपके खिलाफ मुकदमे कायम हो गए। जब जो है ना सत्ता में बैठे लोगों को बात पसंद नहीं आई, तब उन्होंने आपके ऊपर लाठियां भाजी, गोली चलाई, आप में से बहुत सारे लोग मर गए, कुछ लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हो गए, वो झेल रहे हैं। तो इन सब चीजों का ना हो, और इसके बावजूद भी जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल हो जाए, इसके लिए एक चीज तो मानना पड़ेगी कि हमें अल्टीमेटली ये व्यवस्था पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ही करना होगी। अब दो विकल्प हैं, या तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी भावनाओं को मान के ये काम जो है ना पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कर दें, जो उनका पदी कर्तव्य भी है, राइट। लेकिन इस बात की संभावना कम बन रही है, राइट। बिल्कुल। तो पहले हम अनुनय विनय प्रार्थना कर लें, क्योंकि हमें भगवान राम ने यही सिखाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यही सिखाया है। मैं उस चौपाई का बहुत बार जिक्र करता हूँ जिसमें जब वो भगवान राम जो है लंका जाना चाह रहे हैं और समुद्र उनके रास्ते में खड़ा हुआ है, और वो 3 दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और समुद्र को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक रास्ता दे दो, ठीक है ना। और जब वो रास्ता नहीं मिलता है तो भगवान राम कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भयविन होए न प्रीत। मतलब हमें भय पैदा करना होगा, बिना भय के जो है ना प्रेम नहीं होता है, राइट। लेकिन उन्होंने उसके साथ में ये भी कहा कि पहले विनय और प्रार्थना भी करना चाहिए। ठीक बात है। तो हम जो है
विनय और प्रार्थना का मॉडल लेके आए हैं, फिर विवश करने का मॉडल लेके आए हैं, और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो फिर पराजित करने का भी मॉडल उसमें बना हुआ है। फिर हम उनको पराजित करके इसी पार्लियामेंट में बैठ के उन व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे जिसके तहत जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र हो, अपराधी विहीन राजनीति हो, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ऐप के द्वारा हो, जिसमें 2 लेवल के चुनाव होंगे। एक में लेजिस्लेचर को चुना जाएगा और फिर उसी के साथ ही लेजिस्लेचर के द्वारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुना जाएगा। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने हुए व्यक्ति हो जाएंगे, वो किसी की मेहरबानी से ना तो उसमें रहेंगे, उसमें रहेंगे, और ना ही उनको गिराया जा सकेगा। वो यदि गिरेंगे तो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज के तहत गिरेंगे, जैसे कि मान लो कोई दिवालिया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो क्लॉज हैं उनको छोड़ के तो हर कोई अपना काम करेगा। ठीक है। आपका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट में बैठेगा तो सही, लेकिन वो जनता के और लेजिस्लेचर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब देने के लिए बैठेगा। उसे वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है। वो कानून का ड्राफ्ट तो ला पाएगा, लेकिन कानून को पास करने की ताकत उसमें नहीं होगी। उसे पास करेंगे लेजिस्लेचर, राइट। और लेजिस्लेचर एक्ट को पारित नहीं करेंगे, लेजिस्लेचर एक एक सेक्शन को पास करेंगे। ठीक है। तो मान लो अज्यूम करिए 2 सेक्शन फेल हो गए तो 2 सेक्शन के माइनस जो है ना एक्ट पास हो जाएगा। यदि मान लो 2 सेक्शन में कुछ बदलाव किया तो उनको बदलाव के साथ जो है ना एक्ट पारित हो जाएगा। तो आज की जो व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि साहब पार्लियामेंट में बहस ही नहीं हो रही है, 19 घंटे में 21 बिल पारित हो रहे हैं, वो भी बिना किसी बहस के। तो लेजिस्लेचर जिसका काम कानून बनाना है, वो यदि चर्चा नहीं कर रही है तो फिर कानून कौन बना रहा है? एक बड़ा अहम प्रश्न, यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्या सत्ता में बैठे लोग बना रहे हैं दूसरे? शायद वो भी नहीं बना रहे हैं। तो क्या ब्यूरोक्रेसी बना रही है? तो लगता है नहीं, शायद वो भी नहीं बना रही है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो कानून के ड्राफ्ट बना रहे हैं, और ये कठपुतलियां हैं जो उन्हें उनके कहने पर पार्लियामेंट में पेश कर रही हैं, राइट। तो ये छद्म व्यवस्था को हमें समाप्त करके एक जनोन्मुखी, सही माने में एक आजाद भारत जहां पे हर कोई जो है समृद्ध होगा, इसकी रूपरेखा रखना पड़ेगी। और इसके लिए हमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जो कि ऐप के माध्यम से आएगी, इसके बारे में बड़ा डिटेल और टेक्नोलॉजी का भी काम चल रहा है। वी आर सेइंग कि दिस इज द ओनली वे टू डू इट। और फिर हम ये कह रहे हैं कि साइबर क्राइम फ्री भारत 3 से 6 महीने में पैदा किया जा सकता है, तो उसे पैदा करो। और फिर जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत करो, तो सभी पेपर करेंसी होगी ही नहीं। अब आप ये बताइए, यदि पेपर करेंसी नहीं होगी तो क्या हवाला हो पाएगा? क्या नहीं होगा। काला धन होगा? क्या नहीं होगा। क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या जो है ड्रग माफिया जो है ना चल पाएंगे? ये भी नहीं चल पाएंगे। क्या हथियार के जो है ना जो गिरोह हैं, जो अवैध हथियारों को और जो है ना जिनका यही धंधा होता है, क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। वो भी नहीं चल पाएंगे। क्या ये नक्सल्स और टेररिस्ट जो कि बाहर से और यहाँ वहां से पैसा आता है उस ईंधन से चलते हैं, क्या ये चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो एक स्ट्रोक में आपने जितनी भी समस्याएं हैं खत्म कर दी। बिल्कुल। और फिर उसमें जो है हम इनकम जो है ना टैक्स फ्री भारत लेके आए, और ट्रांजैक्शन पर 2% ट्रांजैक्शन फीस लगा दी, जैसे जो है ना आजकल कार्ड वाले भी लेते हैं 2% ट्रांजैक्शन फीस। हम इतने मात्र से इतना रिसोर्स पैदा कर पाएंगे जो आज सरकार रेवेन्यू पैदा कर रही है, उससे 4 से 10 गुना पैसा हम इन टैक्स खत्म करके ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से ही ला पाएंगे। तो अब आप बताइए, टैक्स से आदमी मरा जा रहा है, उसको टैक्स से भी मुक्ति मिल जाएगी? मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? आधा भ्रष्टाचार तो इसी के कारण से है। हाँ,
और हाँ। फिर आप ये बताइए कि यदि मान लो डेवलपमेंट के लिए 4 से 10 गुना पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना क्राइम फ्री भारत से मिल जाएगी, और 4 से 10 गुना रेवेन्यू स्ट्रीम आपको यदि करेंसी फ्री भारत से मिल रही है, तो इन 2 अभियानों से ही जो करेंसी मिलेगी वो आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा हो जाएगी, राइट? सही है। और जब भ्रष्टाचार और काला धन नहीं होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है दुगनी तो हो ही जाएगी। इसका मतलब है कि 40 गुना जो है हम रेट से बढ़ पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी पर एनम ग्रोथ जो है वो 25% के ऊपर ही होगी, 50% को भी टच कर सकती है। और जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग लेके आएंगे, और उस इंटीग्रेटेड फार्मिंग में किसानों को कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप एंड्रॉइड फोन से बात कर रहे हैं तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर की टेक्नोलॉजी तो किसी दूसरे ने पूरे बनाई हुई है बिल्कुल इंटीग्रेटेड फॉर्म में। इसी तरीके से आपके खेत पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपके बिना दिक्कत के सब चीज होंगी, और किसानों की आमदनी जो है पहले ही वर्ष 5 गुना, और 5 वर्षों में शायद 25 गुना, और हो सकता है 10 वर्षों में 100 गुना बढ़ेगी। तो ये भारत कहाँ पहुंचेगा? बुलंदियों को छुएगा। तो भारत जो है विश्व गुरु भी बनेगा, विश्व की बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी बनेगा। लेकिन ये सब करना वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के लिए के तहत संभव नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट लोग ऐसा होने नहीं देंगे, और ये बहुत सारे लॉबीज के हाथ की कठपुतलियां बन गए हैं। इनसे ज्यादा कुछ अपेक्षा करना मुश्किल काम है। अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था कि राहुल गांधी कैसे जो है ना चाइनीज लोग उनको पटाए हुए हैं, एम्बेसडर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये दुष्ट तो इतने छोटे लाभ के लिए देश को बेचने के लिए तैयार हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ये जो है ना थोड़े से लाभ के लिए किन कंपनियों से क्या क्या जो है ना उनको फायदे दे रहे होंगे इस देश को बेच के, ये तो भगवान ही मालिक है। राइट? तो अब उसका एक ही विकल्प है, या तो हम इनको भयग्रस्त करके वो कानून बनवा लें, लेकिन उसमें भी अच्छे कानून बनने की संभावना कम है। राइट? जैसे आपने भय दिखाया, अन्ना जी बैठे जो है ना अनशन पे, तो लोकपाल एक्ट भी बन गया, और मार्च 2019 से लोकपाल महोदय पदस्थ भी हो गए। डू यू एग्री विथ मी? आज 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। आपको लोकपाल एक्ट या लोकपाल महोदय का कुछ इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिख रहा है? ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि आप भय दिखा के भी इनसे व्यवस्था कर लाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ये इतने छेद कर देंगे कि उसका होना ना होना एक जैसा होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि हमारे पास सही मायने में एक ही विकल्प शेष है, वो है कि इन्हें पराजित करके जब हम नियम कानून सोच पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सोच पा रहे हैं, पूरे इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन सुन पा रहे हैं, तो फिर जो है अनपढ़ गवार और आधे से ज्यादा जो अपराधी जननेता बने हुए हैं, इनके इतने हाथ पैर क्यों जोड़ेगा? इनकी खाल भी मोटी है। आप ये देखिए, चपरासी बनने वाले को साक्षरत और साक्षर होना चाहिए, जो कि जबकि वो एक भी निर्णय नहीं लेता है। तो ये कानून के निर्माता, हमारे भाग्य विधाता अनपढ़ गंवार और अपराधी क्यों? इस बात का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जो है इसमें अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्मा जी, आपको मालूम है इस बार जो यूपी का चुनाव हुआ है उसमें 403 मेंबरों की जो है विधानसभा है, इसमें से 205 अपराधी हैं, जो कि 51% बनता है। मतलब अब मेजॉरिटी इज फ्रॉम द क्रिमिनल बैकग्राउंड। बिल्कुल सही। तो मेरा ही कहना है कि जब चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरत्व भी होना चाहिए और साक्षर होना चाहिए, जो कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले रहा है, फिर हमारे भाग्य के विधाता और कानून के निर्माता
अनपढ़, गवार और अपराधी क्यों? इस प्रश्न का जवाब ये राजनेता मोटी खाल वाले देने के लिए तैयार हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा सवाल उठता है कि ये अपने फेवर में सब नियम कानून बनाते जा रहे हैं। अब हाँ। आप ये देखिए कि 2004 के बाद किसी भी ब्यूरोक्रेट, किसी भी कर्मचारी को पेंशन का हक नहीं। हम्म, फिर ये राजनेता 6-6, 7-7 पेंशन ले रहे हैं, इनमें इनको कोई लज्जा आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ये अपने जो है पर्क्स, अपने जो है ना बोनस पत्ते जो है धोनी मत से ताली बजा के जो ना मेज थपथपा के कर लेते हैं, इन्हें इसमें कोई लज्जा आती है? ना, बिल्कुल नहीं आती है। ये जो ना 4-4 हजार यूनिट जो है ना बिजली के और इतने के और इतना उतना ढेर सारी जो सुविधाएं ले रहे हैं, जो इनको कायदे से नहीं मिलना चाहिए, इनको इसमें कोई लज्जा या शर्म आ रही है? ये तो इसको अपने अधिकार में परिवर्तित कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये मोटी खाल के निर्लज्ज लोग भी हो गए हैं। तो केवल हाँ। अनपढ़, गवार और अपराधी नहीं है, बल्कि ये निर्लज्ज भी हैं, मोटी खाल वाले भी हैं, और आसानी से इन्हें कोई भी खरीद सकता है, इन्हें अपने हाथ की कठपुतली बना सकता है। लिहाजा ऐसे तत्वों को हमें पराजित करना चाहिए, और इसी को हम धर्म युद्ध कहते हैं। हम्म, और इसलिए क्राइम फ्री भारत का स्लोगन है, हे पार्थ गांडी उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा। अन्यथा आप धनुर्धारी के रूप में नहीं जाने जाओगे, बल्कि आपको एक कायर के रूप में याद किया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि हमें इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें हमारी टीम तैयार करनी चाहिए, हाँ हाँ। और उस टीम को पहले हमें डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से एक माइंड मेकअप करने वाली जो बात है, उनको सिखाने वाली बात है, जिससे कि वो उसको बॉटम तक ले जाएं, ऐसी फोर्स तैयार करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। लेकिन इसी बात को हम थोड़े दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे, ठीक है ना? हाँ। जो आप हाँ। बात कर रहे हैं बात वही है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। हाँ। हाँ। हमारा कहना ये है कि जो ये अपन ने अभी चारों तरफ से रूपरेखा खींची है, इसे हम क्या आसुरी शक्तियों का बोलबाला कह सकते हैं? आसुरी शक्तियों का बोलबाला, तो यस। हाँ, है, बोलबाला तो है। ठीक है। तो जब भी हमारे पहले पूर्वजों के सामने समय समय पर आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ, तो उन्होंने जो है इन आसुरी शक्तियों को पराजित किया है। उसके लिए उन्होंने तपस्या की, उन्होंने ब्रह्मास्त्र, विष्णुअस्त्र, शिवास्त्र प्राप्त किए, देवी देवताओं से वरदान प्राप्त किए, और अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होकर वो आसुरी शक्तियों को पराजित कर पाए। अब सवाल उठता है कि ये कलयुग और डेमोक्रेसी की तपस्या क्या है? इस तपस्या को अनफोल्ड करेंगे तो हम एक समाधान पे पहुंचेंगे, राइट? उस तपस्या को जो आपने टीम कहा है, हम उसको एनर्जी सेंटर कह रहे हैं। ठीक है। हमारा कहना है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक ऊर्जा का केंद्र है। वो भूल गया है, चारों तरफ की आसुरी शक्तियों ने उसको हताशा, निराशा और बेबसी में धकेल दिया है। वो डिप्रेशन में जी रहा है, वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन पार्जन कर पा रहा है, डरा हुआ व्यक्ति है। जो कोई भी उसे डरा पा रहा है वो डरा पा रहा है, जो उसको चूस पा रहा है वो चूस पा रहा है। वो अपनी अंदर की शक्ति को भूल गया है। तो हम जो अभी ये चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के माध्यम से, ऐसे ढेर सारे ऑडियो वीडियोस के माध्यम से थोड़ा सा संवाद करके हम सबसे पहले अपने आप की ऊर्जा को जागृत करें और अपने आप को ऊर्जा की केंद्र के रूप में संकल्प लें। ठीक है, राइट? अब जैसे ही आप अपने ऊर्जा केंद्र मानेंगे, वैसे ही आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, बेबसी है, हताशा है, वो रिसीड कर जाएगी, वो चली जाएगी बैकग्राउंड में। आप एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे, और उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण
आपका फोकस, कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो जो काम कर रहा है वो उस काम को बेहतर से कर पाएगा। ठीक है। तो चाहे आप वकालत कर रहे हो, चाहे आप समाज सेवा कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मतलब हमें तो सुर शक्ति का निर्माण करना है, असुर शक्ति के अगेंस्ट में। नहीं नहीं, अभी शक्ति को भूल जाइए, अभी तो केवल अपन ऊर्जाकृत की बात, अभी जो टीम बिल्डिंग और ऊर्जाकृत की बात कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए। अब कैसे सामना करेंगे वो थोड़े 2 मिनट बाद अनफोल्ड करते हैं। अभी केवल इतना माने कि हमने अपने आप को ऊर्जाकृत किया, और ऊर्जाकृत करके हमने अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लिया और अपना फायदा किया अपना, ठीक है ना? ठीक है। और इस फायदे में हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, और हम किसी को बदलने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है। तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, बना रहे। यदि कोई किसी समाज का नेता है, बना रहे। कोई समाज सेवा करता है, करता रहे। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, वो जो कुछ कर रहा है करता रहे। कोई दुकानदार है तो करता रहे, खेती कर रहा है तो करता रहे। मतलब जो जो कुछ कर रहा है उसमें हम किसी तरीके की बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, केवल यही कह रहे हैं कि आप अपनी को ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करिए। इतना करने से जो काम भी आप कर रहे हैं उसे आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे, जिसमें हम किसी बदलाव का सुझाव नहीं दे रहे हैं। राइट? ठीक है। मतलब यदि कोई नेतागिरी कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो नेता वो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बना रहेगा, सब काम करता रहेगा, अच्छे भाव से करेगा, संकल्पित भाव से करेगा, और साथ में हमारा ऊर्जा का केंद्र भी होगा वो। राइट? और ऊर्जा का केंद्र होने से वो अपना भला भी कर पा रहा है। ठीक है ना? हम तो उसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। नहीं, अभी 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 जो है ना, क्या करना चाहते हैं वो 2 मिनट में अनफोल्ड होगा, और बहुत पावरफुल है वो। ठीक है ना? अब हम उससे कह रहे हैं कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे आप बात करिए, जिनसे जो है जो दूर स्थित हैं उनसे फोन से बात करिए, और जो पास स्थित हैं उनके पास चले जाइए, उन्हें अपने पास बुला लीजिए, उनके साथ चाय पीजिए। जो ऑडियो वीडियो आपको ज्यादा प्रेरणा दे रहा है उसको सुनिए, और उसको भी संकल्प दिलाइए कि वो ऊर्जा का केंद्र बने। ठीक है। क्लियर? और इस कार्रवाई को हमने कहा है कि जो ऊर्जा है ये चुंबकीय ऊर्जा है। राइट? तो जैसे आप ऊर्जा केंद्र बन गए और आपसे जुड़े हुआ इतना, जैसे जाटों का एक पूरा एक समुदाय आपसे जुड़ा हुआ है। राइट? तो जब आप अपने समुदाय के पास पहुंच रहे हैं और आप एक ऊर्जाकृत चुंबकीय शक्ति के साथ हैं, तो आपके प्रभाव क्षेत्र के जितने भी लोहे की वस्तुएं होंगी वो अपने जगह पे ही उनके पार्टिकल नॉर्थ साउथ में अलाइन होके सब चुंबक बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। अच्छा, फिर वो जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएंगे तो उनके प्रभाव क्षेत्र के जो लोहा होंगे वो भी चुंबकीकृत हो जाएंगे। बिल्कुल। ये सब काम करने में क्या ज्यादा समय लगना है क्या? ना, बहुत ज्यादा नहीं लगना। यदि हम संकल्पित भाव से 1:10 का फार्मूला भी माने तो 9 दिन में हम 100 करोड़ पहुंच सकते हैं। बस केवल संकल्पित भाव से काम करना है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें एक तकलीफ आएगी, वो हमको समझना चाहिए। आप महा ऊर्जा केंद्र हैं, लेकिन आप किसको ऊर्जाकृत कर पा रहे हैं? जो लोहा है। अब आपके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे पत्थर भी हैं, और पत्थर हमने अपनी एनालिसिस में पाया है कि 2 तरीके के हैं। एक वो पत्थर हैं जो कि वर्तमान परिस्थितियों से, वर्तमान व्यवस्था से लाभ का दोहन करना चाह रहे हैं, और वो इसमें किसी तरीके का बदलाव ना चाहेंगे ना बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। लिहाजा वो हमारे लिए पत्थर तुल्य है। ये बात, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है। तो अच्छा, अब दूसरे पत्थर वो हैं जिन्होंने इतनी नेगेटिविटी झेल ली है कि वो इस फर्म निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि भारत के नेता और भारत की व्यवस्था इतनी बेकार है कि आप
अपना सिर पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन इसमें कोई बदलाव आने वाला है नहीं। ठीक है। तो वो जो है एक पत्थर जैसे हो गए, हाँ। उनके अंदर की ऊर्जा मर गई है, उनके अंदर का जो है ना निराशा इतनी बलवती हो गई है कि उन्होंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया है। ये दूसरे तरीके के पत्थर हैं। क्या इन पत्थरों को आप आसानी से ऊर्जाकृत कर पाएंगे? आसानी से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अल्टीमेटली करेक्ट, होंगे करेक्ट, तो। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन ये है कि चाहे वो पत्थर पहले प्रकार का हो या दूसरे प्रकार का हो, जैसे ही आपको फेस, देखिए जो पत्थर नहीं है वो तो ऑलरेडी ऊर्जाकृत हो जाएगा विद इन नो टाइम, राइट? हाँ हाँ हाँ। और इन पत्थरों पर एनर्जी कुछ समय के लिए खर्च ना की जाए, हाँ। इसके लिए हमने जो एक सिमली ली है वो डकैत वाल्मीकि जी से ली है। ठीक है। जब वाल्मीकि जी डकैत थे और वो ऋषियों से ने जब उनको ऊर्जा मिली, तो उस ऊर्जा से ऊर्जाकृत होकर वो पत्थर से, डकैत से सीधे महर्षि बन गए और उन्होंने रामायण जैसी महान कृति की रचना की। ठीक है। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो जो ये पत्थर हैं, चाहे वो पहली कैटेगरी के पत्थर हों या दूसरे कैटेगरी के पत्थर हों, जब इनके ऊपर चारों तरफ से ऊर्जा का मार पड़ेगी तो ये पत्थर जो है ना सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। ठीक है। लेकिन वो आज नहीं बनेंगे, अपने समय पे बनेंगे, मे भी 2 महीने बाद, मे भी 4 महीने बाद। हाँ हाँ। और ऊर्जा ये कैसे काम करेगी, ये इस बात को कबीरदास जी ने अपने दोहे में बहुत अच्छे ढंग से कहा है, जो मेरे ख्याल से बचपन में आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। ठीक है। तो उसी तरीके से जब चारों तरफ से ऊर्जा की लालमा पड़ेगी तो ये पत्थर जो है जीवित हो जाएंगे और ये महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। ये बात कुछ कुछ पच रही है क्या? नहीं नहीं, कुछ कुछ क्यों साहब, ये तो पचने वाली चीज है ही। अच्छा, ठीक है। हाँ अब हाँ। अब जो है आपने ऊर्जा केंद्र बना दिए और अपने प्रभाव क्षेत्र से ऊर्जा केंद्रों को बढ़ा के आप 100-150 करोड़ जितने भी है वहां पहुंच गए हैं। लगभग पूरे पूरे देश को जो है, पूरी आबादी को हम ऊर्जाकृत करने के लिए संकल्पित हैं। अब कुछ पत्थर वत्थर जो रह गए, जो नहीं हो पाए, वो बाद में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, वो छोड़ते हैं बात को, ठीक है ना? अब इनके माध्यम से हम आसुरी शक्तियों को कैसे पराजित करेंगे, अब उस पे आते हैं। तो हम जो भी बात अभी अपन ने ढेर सारी अपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, वो ऑब्जेक्टिव एक एक के साथ और साथ में जो है उनके ड्राफ्ट, ये वो सपोर्टिंग चीजें लगा के हमारे जो है ये ऊर्जा केंद्र जो कि 100 करोड़ या उससे अधिक भी होंगे, वो जो है थाली रूपी शंखनाद बजाते हुए और दीपक जला के जो है ना अंधकार को दूर करते हुए वो वीडियो चलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से प्रार्थना करेंगे कि ये काम आपको करना है, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपसे प्रार्थना है, आप इसे कर दीजिए, और एक समय सीमा देंगे, राइट? 99% संभावना है कि वो आपको नजरअंदाज करेंगे और शायद ना करें, राइट? या आपको जो है ना डायलॉग में एंगेज करके समय परचेज करने की कोशिश करेंगे विदाउट रियली डूइंग इट, राइट? जैसे ही हमारी समय सीमा खत्म होगी तो हम फिर दूसरा शंखनाद करेंगे, उनकी भर्त्सना करेंगे कि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो, आप हमको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो, हम आपकी भर्त्सना करते हैं, राइट? ठीक है। फिर जो है जब हम 100 करोड़ होंगे तो हम हर गली, हर कोने, हर घर में होंगे, राइट? तो जब ये राजनेता अपने क्षेत्र में कभी भी भ्रमण पे जाएंगे तो जिस क्षेत्र में भ्रमण पे जाएंगे वहां पर ऊर्जा केंद्र अपने ही छत पे खड़े होके अपने दरवाजे से, अपने चबूतरे से ही काला झंडा दिखाएंगे। उनका चक्का जाम करने नहीं जाएंगे, उन्हें घर ऐसा नहीं कहेंगे कि हम तुमको घुसने नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। केवल काला झंडा दबा के चिल्ला के ये कहेंगे कि हे काले अंग्रेज, सुधर जाओ, नहीं तो पराजित हो जाओगे। ठीक है। ठीक है ना? तो हो सकता है कि जब चारों तरफ उनको हर दिन इस तरीके के माहौल से गुजरना पड़ेगा तो शायद उस पर कुछ विचार करें और शायद कुछ कर दें, राइट?
यदि वो कर देते हैं तो हम उनको आशीर्वाद देंगे, उनका साधुवाद देंगे, उनको धन्यवाद देंगे और उनको अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से 545 सीटों पे जिता भी देंगे, राइट। ठीक है। लेकिन उन्हें हमारे मॉडल के हिसाब से वो सब चीजें जमीन पर उतारना होंगी, जिसको हम दूरबीन से देखेंगे भी और अधिकांश चीजों को ड्राफ्ट भी उनको बना के पहले से देंगे, तो वो लोकपाल एक्ट जैसा नहीं कर पाएंगे। अब उन्होंने कहा कि जाओ तुम तेल लेने के लिए, हम तो 5,000 करोड़ की पार्टी हैं और 303 है, तुम क्या उखाड़ लोगे, हमें मालूम है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, तुम कल के बच्चे हो, राइट। तब जो है हमारे जो है ये ऊर्जा केंद्र, तो जो जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेगा, जो 1,000 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों को ऊर्जाकृत कर देगा, उसे हम महा ऊर्जा केंद्र कहेंगे, राइट। ठीक है। और ऊर्जा केंद्र बनाने का और ऊर्जाकृत करने की जो प्रक्रिया है, इसे हम पोटेंसी कहेंगे, राइट। तो जो ज्यादा पोटेंसी के लोग होंगे उन्हें हम एमएलए और एमपी के बतौर जो है उम्मीदवार के बतौर उतारेंगे और अपने संकल्पित ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से थाली बजाकर, दीपक जलाकर और अपने वीडियो चलाकर उनका इंटरनल प्रचार करेंगे, राइट। और बिना प्रचार किए उनको जिताएंगे और इन आसुरी शक्तियों को न केवल हराएंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी। ठीक है। अब बताओ, ये इस खाके से आप किस हद तक सहमत हैं? ना इसमें कोई खर्चा है, ना कोई रिस्क है, ना कोई वायलेशन है, ना आपको चक्का जाम करना है, ना आपको धरना देना है, ना जुलूस निकालना है, और हर काम संकल्पित होके कर रहे हैं। और बीच बीच में उसमें ऊर्जा का प्रवाह भी होगा, क्योंकि हम मांग करेंगे तो उसमें भी हमारी सॉलिडरिटी दिखाई देगी। और चूंकि हम कोई काम जो है रोड पे आके कर ही नहीं रहे हैं, तो ना वो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर पाएंगे, ना हम पे लाठी भांज पाएंगे, ना हम पे गोली चला पाएंगे। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहा हूँ। तो ये मॉडल को हम जमीन पे उतारने के लिए कृत संकल्पित क्यों ना हो जाएं, और हमें 100% कमिटमेंट हमारे मनमोहन सिंह वर्मा जी का जो है ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए? या मोहन सिंह, देखिए आप मोहन सिंह वर्मा हैं हमारे, प्रभु दयाल जी आपको, प्रभु नारायण जी आपको मनमोहन जी कहते हैं, राइट। तो मैं आपको मोहनलाल जी वर्मा कहूँ या मनमोहन वर्मा कहूँ? नहीं, मोहनलाल। अच्छा, तो मोहनलाल जी वर्मा, क्या एक वार्तालाप से मैं ये मानूं कि मैंने आपको ऊर्जाकृत किया है और आप संकल्पित होकर ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे को ऊर्जाकृत करके हम आज से ही संकल्प करते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बात आपको ठीक लग रही है ना जो मैंने आपको समझाई है? नहीं, ठीक ही नहीं लग रही है, आज के समय की आवश्यकता है ये। और मुझे लगता है कि हमें एक साल बहुत मेहनत करके, जो 2023 में 3 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें राजस्थान भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि हम आसानी से अपने महा ऊर्जा केंद्रों को उतार कर जिता पाएंगे। तो 2023 में इन 3 राज्यों को कब्जा किया जाए और 2024 में पार्लियामेंट पे कब्जा किया जाए। ठीक है। और फिर जो है पार्लियामेंट 365 दिन चलेगी। जो नियम कानून कह रहे हैं उनके ड्राफ्ट हम 2022 से 2024 के बीच में तैयार कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से एज ए प्राइवेट जो है बिल के बतौर हम उनको पेश करा पाए, यदि करा पाए तो, राइट। बिल्कुल। और यदि नहीं भी करा पाए तो जब पार्लियामेंट में खुद ही पहुंच जाएंगे तो उनको जो है और परिष्कृत करके और चर्चा करके उसको पास करेंगे और सही मायने में एक आजाद भारत की व्यवस्था जो है ना जमीन पे उतारेंगे, जो कि समृद्ध भारत की व्यवस्था होगी, जहां हर कोई निरोगी भी होगा और दीर्घायु भी होगा। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा लगा। तो और क्या ये मैं मानूं कि मुझे कल से ही आपका जो है पूरा वो मिलेगा और आप जो है हर जिले में, ब्लॉक में लोगों से बातचीत करके उनको ऊर्जाकृत करके एक नेटवर्क भी तैयार कर दें? तो महा ऊर्जा केंद्र का तो कॉन्सेप्ट है भी, हम एक रीजनल कॉन्सेप्ट भी ले आएंगे तो हर जगह काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल, कल से ही शुरू करते हैं, है ना? हाँ। तो
आप जो ना मेरे ख्याल से 3 दिन इसमें काम कर लीजिए। 3 दिन ठीक है। के बाद जो है कुछ कुछ जो है आप प्रभारी जिलों के बना लीजिए, और उनमें से फिर अपन जिला के प्रभारियों से बात करना चालू करें, इस तरीके से कर लें। और राज्य स्तर पे भी आप जो है ना पहले 4-5 लोग जो है ना मुख्य अपने जो है ना चुन लीजिए। तो अपन पहले जो है ना एक वो करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो ये जो अपनी वार्ता है ये कल तक अपलोड हो जाएगी, राइट? ठीक ठीक है तो सर। इस वार्ता को आप पहले उनको सुनाइए, तो उनको जो अपनी बातचीत हुई है वो पूरी सुनने को मिल जाएगी, राइट? ठीक है, मुझे और भेजिएगा फिर आप कल। उसके बाद संवाद करके उनको ऊर्जाकृत का काम करके, और फिर जो है उनके जेहन में क्या प्रश्न है, तो हम इसी बात को रिपीट करने की बजाय उनके प्रश्नों का जवाब देके और उनको भी अभियान में लगा देंगे, जिससे कि हम 2023 में चाहते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हमें कैप्चर करना है, और 2024 में हम पार्लियामेंट को भी कैप्चर करेंगे। और यदि हम सब कुछ सोच पा रहे हैं, तो फिर इन अनपढ़ गंवार और आधे अपराधियों और षड्यंत्रकारियों के हाथ में इस देश को क्यों छोड़ना। मुझे लगता है कि इस चीज को हमें बदलना ही होगा। नेहरू ने जो षड्यंत्र करके जो कुव्यवस्था को पैदा किया है, उस व्यवस्था को अब हम जो ओरिजिनल थिंकिंग के बिना हम उसको नहीं बदल पाएंगे। लिहाजा हमें चूंकि हम वो सोच पा रहे हैं, तो वो बदलाव हम अपनी शक्ति के आधार पर लाएं, और वो भी इसी व्यवस्था के तहत पार्लियामेंट के अंदर बात करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें आपको कोई दिक्कत, प्रश्न या कोई आपको कोई इफ एंड बट दिक्कत समझ में आ नहीं, रहे हैं? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मतलब हाँ, बिल्कुल तरह से आपको लग रहा है कि ये हम बड़े सुगमता से जो है 1 साल के समय में कम से कम इन 3 राज्यों में अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, बिल्कुल क्योंकि करेंगे। यहाँ की तीनों राज्यों की पब्लिक भाजपा और कांग्रेस से दोनों से बेहद दुखी है। हाँ हाँ। यदि उसे इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो और फिर दूसरी बात है कि वो तो हमारे ऊर्जा केंद्र होके वो हमारे संकल्पित लोग हो जाएंगे। सर, बात वहीं खत्म हो गई जहां हमको ऊर्जा को जागृत करना है। हाँ हाँ जब ऊर्जा जागृत होना शुरू होती है ना, हाँ हाँ तो होली के ऊपर अपन देखते हैं एक जगह की होली से दूसरी जलती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हाँ और हाँ, पूरे नगर के अंदर 5 मिनट के अंदर होली जल जाती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही हाँ, बात है, बिल्कुल सही बात है। पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप आशान्वित हैं? बिल्कुल आशान्वित हूँ। तो हम कल से पूरी शक्ति से बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान फतेह अभियान। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान फतेह अभियान। ठीक है ना? चलिए, हाँ, चलिए, तो ये कल तक वो हो जाएगा, हम आपसे शेयर भी करेंगे। और ठीक आपको ठीक। 3 दिन का हम समय इस बात के लिए दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक योजना बना के, उसमें हम अब इन बातों को रिपीट नहीं करेंगे, हम योजना के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ठीक है लोग सर। हमें सुन के बेहोश होंगे, कुछ योजना सुन के बेहोश होंगे, और कुछ योजना को जमीन पे घटित होते देख के बेहोश होंगे। तो इनका हाँ, जो है ना ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना है, ठीक है ठीक है। राइट? हाँ, राइट राइट। चलिए, तो बात करके बहुत अच्छा लगा मोहनलाल जी, और शिवरात्रि। हम जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल। शायद ईश्वर ने इसी काम के लिए, मुझे तो लगता है कि जन्म शायद इसीलिए लिया था, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, मैं कोई एनर्जी मुझे सोने भी नहीं देती है। मैंने वो जिससे काम लेना होता है उससे काम लेता है। और मुझे ये भी लगता है कि वो पहले से उसने तय करके रखा है कि मोहनलाल जी वर्मा जी आप जुड़ेंगे। यही हाँ कारण है, हाँ कुछ महीने पहले अपन ने क्राइम फ्री भारत पर दूसरे पर्सपेक्टिव में बातचीत भी की। हाँ तब हाँ। तक ये मॉडल दिमाग में नहीं था। ये मॉडल अभी 1-1.5 महीने का जो है डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है। हम्म। और मुझे लगता है कि शायद जो है यही तपस्या है, और ये पावरफुल तपस्या है। इसमें कोई किसी को नुकसान भी नहीं है, और इसमें बदलाव को रोकना किसी के औकात के बाहर की बात होगी। मैंने ये तो पीसफुली गोल को अचीव करने का रास्ता है। और रिस्क भी नहीं है, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हाँ किसी हाँ के विरुद्ध कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, किसी ना को ना चोर ना नहीं कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो बहुत आनंद आया आज की वार्ता में।
और बिल्कुल आनंद आया। हम जो है ना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो आज ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, इसे जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, और हम उस बदलाव की यदि आधारशिला बन पाए तो हमारा जन्म सार्थक हुआ, हम ये मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। ठीक है, राइट। अच्छी बात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।